नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे दीपावली का उपहार मंत्रिमंडल विस्तार की। उत्तराखंड में लंबे समय से कैबिनेट विस्तार का इंतजार कर रहे विधायकों में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। माना ये जा रहा है कि इस दीपावली में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट के 5 खाली पदों को भरने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में होने वाले 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी कैबिनेट विस्तार काफी अहम माना जा रहा है। राज्य मंत्रिमंडल में फिलहाल 5 पद खाली हैं। इनमें से 4 पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं, जबकि एक पद पूर्व संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद खाली हुआ है। बीजेपी विधायकों को लंबे समय से इन पदों के भरे जाने का बेसब्री से इंतजार है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट विस्तार को लेकर शीर्ष नेतृत्व से काफी अहम चर्चा हो गई है। माना यह जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व की हरी झंडी मिलने के बाद इस पर जल्दी फैसला लिया जा सकता है, और जिसको लेकर मुख्यमंत्री धामी के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इस संबंध में संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि धामी कैबिनेट के खाली पद लंबे समय से भरने को लेकर कवायद जारी है। बातचीत अंतिम चरण में है और जल्द ही रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर ली जाएंगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि हर बार इस तरह की चर्चा होती है। दरअसल धामी सरकार कैबिनेट को भरना ही नहीं चाहती। आज इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में एक बार फिर लंबे समय से कैबिनेट विस्तार का इंतजार कर रहे विधायकों में हलचल तेज हो गई है। सियासी गलियारों में कैबिनेट में शामिल किए जाने वाले चेहरों को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। जिन नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं उनमें विधायक खजान दास, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा, विनोद कंडारी, भरत चौधरी, वंशीधर भगत, राम सिंह केड़ा आदि के नाम शामिल हैं। धामी कैबिनेट के विस्तार की चर्चाओं के बीच बीजेपी के कई विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात भी कर ली है। मुख्यमंत्री धामी की विधायकों की इस मीटिंग को अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद सोशल मीडिया के जरिए विधायकों से मुलाकात की जानकारी दी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने वाले बीजेपी विधायकों में गंगोलीहाट विधायक फकीर राम टमटा, रुद्रप्रयाग विधायक भगत सिंह चौधरी, गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, जागेश्वर विधायक मोहन सिंह महारा तथा दायित्वधारी कैलाश पंत और रजनी रावत शामिल रहे थे। वहीं कांग्रेस ने इस देरी पर तंज कसा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि मंत्रिमंडल में विस्तार देरी का असली कारण वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच अंतर्कलह है। 3 साल से भी ज्यादा समय बीत गया है, लेकिन कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री धामी एकला चलो की राह पर चल रहे हैं और चुनिंदा मंत्री ही उनका आदेश मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश का कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। प्रदेश की जनता दूर दराज से उम्मीद लेकर मंत्री से मिलने आती है, लेकिन वास्तविकता यही है कि मंत्री विधानसभा में नहीं रहते, विदेश और अन्य राज्यों के दौरों में व्यस्त हैं। इसी कारण बीजेपी के विधायकों में भी नाराजगी बढ़ रही है, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। हमेशा एक प्रश्न होता है, लेकिन इस पर चर्चा चल रही है और क्योंकि हमारी पार्टी सब मिलजुल कर लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है और हाईकमान का इस पर क्योंकि उनके भी निर्देश होते हैं, सब मिलकर जैसा निर्देश करते लोग इस पर काम करते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल का गठन करना, मंत्रिमंडल का विस्तार करना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक है। वो जब चाहें तब कर सकते हैं और हमारा एक पंचायत के रूप में हमारे काम होते हैं भाजपा में। इसलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, रायशुमारी करते हुए ये जल्दी से जल्दी अब मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता भी है और जल्दी वो अपना विस्तार करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर्कलह है, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच जो नूरा कुश्ती चल रही है, जो गुटबाजी चल रही है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है और उसका असर मंत्रिमंडल गठन पे भी पड़ रहा है। आज 3.5 साल हो गए हैं भाजपा को सरकार बनाए हुए दूसरे कार्यकाल के लिए, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ और मुख्यमंत्री जी एकला चलो की राह पे हैं। वो जो दिशा निर्देश देते हैं, उनके जो गिने चुने मंत्री हैं वो उनके आदेश का पालन ही नहीं करते हैं और इससे जो है प्रदेश का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। लोग दूर दराज से बड़ी आशा और उम्मीद से आते हैं कि कोई मंत्री उनको मिलेंगे, वो अपनी व्यथा कथा सुनाएंगे, लेकिन मंत्री विधानसभा भवन में बैठते ही नहीं है। वो तो जो है विदेशी दौरों पे या दूसरे राज्य के दौरों पे मस्त रहते हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले दिनों दिल्ली दौरे में हाईकमान के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक भी हो चुकी है, जिसमें किस तरह से मंत्री पद भरे जाएंगे और किस तरह से ये देखा जाएगा कि किसे मंत्री बनाना है। एक बार जो मंत्री पद भरे जाएंगे उनमें जातीय समीकरण के साथ साथ पहाड़ मैदान दोनों को संतुलित करके भरा जाएगा। सूत्रों की माने तो जिस तरह से प्रेमचंद्र अग्रवाल, जो कि एक बनिया समाज के साथ साथ मैदानी क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके इस्तीफे के बाद किसी ऐसे ही विधायक को जो मैदानी क्षेत्र के होने के साथ साथ बनिया समाज को भी संतुलित कर सकते हैं, उनको धामी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसे बीजेपी के विधायक हरिद्वार क्षेत्र से हो सकते हैं। इसके साथ ही देहरादून जिले में 2 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, तो दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी से भी किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। वैसे तो मांग उत्तरकाशी क्षेत्र से भी एक विधायक को मंत्री बनाने की उठ रही है, लेकिन ये फिलहाल तय नहीं है कि उत्तरकाशी से कोई विधायक मंत्री बनेगा या नहीं। वहीं कुमाऊं क्षेत्र से भी, जिसमें मैदान और पहाड़ दोनों शामिल हैं, वहां से भी किसी विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि इस बार ये लगभग तय माना जा रहा है कि धामी सरकार में खाली पड़े मंत्री पदों को भर दिया जाएगा। ऐसे में कई विधायक इस जुगाड़ में लग गए हैं कि किसी तरह से उनका नंबर आ जाए। इसके लिए लगातार हाईकमान से लेकर पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात के दौर शुरू हो चुके हैं। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है कि जबकि दोबारा हम 2027 के चुनाव की बात हम कर रहे हैं, अब तक भी धामी सरकार में कैबिनेट विस्तार की बात हो रही है और कहीं ना कहीं यह जो है उनको ये भी लगता है कि उनके पास जो है अपनी कैबिनेट विस्तार के लिए अभी भी मंत्रियों की कमी है या फिर प्रतिभाओं की कमी है कि बार बार साल 6 महीने में उनको अपने कैबिनेट विस्तार की याद आती है। और अब तो मेरा मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट कहना है कि उन्हें 2027 के चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। ये कैबिनेट विस्तार का जो नाटक ये कर रहे हैं इसे छोड़ देना चाहिए। और साथ में मैं उन्हें ये भी कहना चाहूंगी 2027 में जो है इस बार क्षेत्रीय दल जो है अपना परचम विधानसभा में लहराएगी। जय उत्तराखंड। देखिए, हमारी प्रदेश सरकार में मंत्रिपरिषद के कई पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। इसको लेकर के संगठन स्तर पर और सरकार के स्तर पर मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर के चर्चा हुई है और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जल्द ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। मंत्रिमंडल का गठन विस्तार कब होगा और कौन मंत्री बनेंगे, इसका विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सुरक्षित है। और लेकिन हम सब चाहते हैं, सबकी उम्मीद है कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हो। सबकी उम्मीदें और सब चाहते हैं कि दिवाली पे सबको गिफ्ट मिलना चाहिए। उत्तराखंड की राजनीति में साल तो बदल रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार का गणित वहीं का वहीं उलझा हुआ है। अब प्रदेश की जनता और विधायक दोनों की ही निगाहें बस इस इंतजार पर टिकी हुई हैं कि कैबिनेट में खाली पड़े पदों की कुर्सियां भरी जाएं। यह इंतजार अभी जारी रहेगा, ये सवाल तो उठता ही है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। हमारे साथ में नवीन प्रशाली, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, मंजू त्रिपाठी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, देवचंद उत्तराखंडी जी, केंद्रीय महामंत्री यूकेटी, और पीसी थपलियाल जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ नेता यूएसएसएम की ओर से, और कुलदीप राणा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत नवीन प्रशाली जी के साथ कर लेते हैं। नवीन जी, कैबिनेट विस्तार का इंतजार लंबे समय से लोग कर रहे हैं, लेकिन हर बार ऐसा लगता है कि सरकार की ओर से या मंत्रिमंडल की ओर से सिर्फ एक लॉलीपॉप की तरह दिखाया जाता है और फिर से वो चीज़ खत्म हो जाती है, चर्चा खत्म हो जाती है। इस बार फिर से लोगों ने आस जगाई है, क्या वाकई मंत्रिमंडल विस्तार होगा? अनम्यूट कीजिए सर, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। ठीक है नवीन जी, माफी चाहेंगे, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। लौटेंगे आपके पास, आप प्लीज तब तक उसको ठीक कीजिए। मंजू त्रिपाठी जी का रुख करेंगे, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। मंजू जी, क्या कहना चाहेंगी? कैबिनेट विस्तार के इंतजार से हलचल तेज हो गई है, लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई होगा कैबिनेट विस्तार? क्योंकि लंबे वक्त से हमने भी चर्चा की, जब जब इस तरीके की चीजें हुई, ऐसा लगता है कि खुद अपनी ही पार्टी में लोगों को एक शगुफा दे रखा है, और जब भी चीजें बिगड़ती हैं, स्थितियों को, समीकरणों को संभालने के लिए एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार की बात छेड़ दी जाती है और लोग शांत हो जाते हैं।
सभी मेहमानों, गरिमा जी मेरी तरफ से नमस्कार। जहां तक बात है कि इस विषय पे पहले भी कई चैनलों पर और आपके शायद आपके चैनल पर भी चर्चा हो चुकी है कि जो मंडल में जो पद रिक्त हैं उसको आखिर में मुख्यमंत्री जी उन पदों को कब भरेंगे जो उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने अपने पास, अरे भाई मुख्यमंत्री जी, अब तो 2027 में इलेक्शन भी होने जा रहा है, कब आप उसको डिक्लेयर कर रहे हैं? जनता को क्यों जो है मतलब झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि अब करेंगे तब करेंगे, और जब इलेक्शन शायद मंत्री जी सोच रहे हो कि 5-6 महीने बच रहे हैं, सीएम साहब सोच रहे हो, मुख्यमंत्री जी सोच रहे हो कि जब 5-6 महीने बचेंगे तब हम जो है लॉलीपॉप के दे देंगे। लेकिन ये ठीक नहीं है। अगर जो है आपको पद बांटना ही है, या तो आप अपने पास ही रखे रहिए, कह दीजिए कि मुझे लगता है कि इनके पास जो है सक्षम, या तो मुख्यमंत्री जी समझ रहे हैं कि हमारे पास सक्षम मंत्री नहीं है जिनको मैं ये कार्यभार सौंप सकूं, तो अगर ऐसा है तो भी डिक्लेयर कर दीजिए कि मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि किसी को पद बांट पाऊं और इसलिए मैंने अपने पास रखा है। लेकिन जनता को गुमराह करना तो बंद कर दीजिए कि आप बोल रहे हैं कि मतलब अब दिवाली पे मिलेगा, लोग सोच रहे हैं पद नहीं, बोनस हो गया कि दिवाली पर देंगे मुख्यमंत्री जी, अब नहीं तो तब देंगे, और जो है लोग इंतजार किए जा रहे हैं, लेकिन जो है उसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई। तो शायद कहीं ना कहीं मंत्री जी के बैक ऑफ द माइंड ये है कि शायद जो पद उन्हें देने हैं उनके मंत्री उसके योग्य नहीं है। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। हमारे साथ में देवचंद उत्तराखंडी जी हैं, केंद्रीय महामंत्री उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। देवचंद जी, क्या कहना चाहेंगे इस बार? क्या वाकई किसी को दीपावली का तोहफा मिल सकता है? और मंत्रिमंडल विस्तार आखिर इतने लंबे से विलंब क्यों करना पड़ा? क्या वजह रही कि इतनी देरी हो जाती है और बार बार सिर्फ चर्चा होती है, असल में विस्तार होता ही नहीं है? और विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि करना चाहते ही नहीं, सिर्फ मैंने पहले भी कहा कि समीकरणों को साधने के लिए एक सुर छेड़ देते हैं, बाद में फिर शांत हो जाते हैं। गरिमा जी, मेरा 1 मिनट, मेरा माइक ऑफ हो गया है। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। चलिए, देवचंद जी की भी आवाज नहीं मिल पा रही है, वापस लौटने का उनके पास प्रयास करते हैं। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत कुलदीप जी आपका भी। कुलदीप जी, इस बार किसको जगह मिलेगी, इस पर चर्चा की जाए या वाकई जगह मिलेगी, इस पर चर्चा की जाए? ये आपने सवाल बड़ा अद्भुत पूछा है कि नहीं, बात सही है। कल शाम तक जो चर्चा हो रही थी वो कुछ और उसमें हो रही थी, और कल जो गुजरात में हुआ उसके बाद उत्तराखंड के राजनीतिक परिदृश्य में भी एक अलग तरीके का परिवर्तन देखने को मिला। कुछ लोगों के चेहरे पर बेचैनी आ गई है, कुछ लोगों के चेहरे से बेचैनी हट गई है, क्योंकि उत्तराखंड में अक्सर ऐसा होता रहा है, और हमने कि यहाँ मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, और हमने चौथी विधानसभा में भी देखा कि त्रिवेंद्र रावत के बाद तीरथ सिंह रावत जी आते हैं और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी जी का नंबर आता है। ठीक, और अब चूंकि 4 साल पूरे होने को है तो राज्य में फिर राजनीतिक सरगर्मियां हैं, चीज़ें हैं, और लोग उस तरह से देख रहे हैं क्योंकि इतिहास में ये घटनाएं घटित हो चुकी हैं। लेकिन गुजरात में जिस प्रकार से हुआ, मुख्यमंत्री के अलावा बाकी पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया गया, तो अब क्योंकि ये सवाल उत्तराखंड में भी उठते थे तो मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर तनाव रहता था, लेकिन कल की घटना के बाद मैं आज देख रहा था बिहार चुनाव में कि उनके चेहरे पर वो तनाव नहीं था। ठीक, लेकिन जो मंत्री उत्तराखंड में हैं, जो कल तक उनके चेहरे पर तनाव नहीं था, आज उनके चेहरे पर तनाव दिखाई दे रहा है उन मंत्रियों के चेहरे पर कि भाई अब ये तो एक नया राजनीतिक परिदृश्य उभर करके आ गया है। हालांकि गुजरात में इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब विजय रूपाणी जो अब नहीं रहे, दिवंगत हो गए हैं, उनको और पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे करके नए मुख्यमंत्री और नया मंत्रिमंडल आया था। ठीक,
तो उत्तराखंड में भी कमोबेश स्थितियां जिस प्रकार से हैं, राज्य बनने के बाद से 5वीं विधानसभा है और 5वीं विधानसभा में हमने देखा कि जब तक राज्य में बहुमत किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट नहीं रहा और मिलीजुली जब सरकारें रहीं, कोalition गवर्नमेंट जब रहा, चाहे वो तिवारी जी का टर्न रहा हो या उसके बाद बीजेपी का टर्न रहा हो या उसके बाद फिर हम देखें जो कांग्रेस का को सत्ता मिली हो, तो ऐसे समय में जब कोalition गवर्नमेंट रही इस उत्तराखंड में, तो यहाँ मंत्री पद पूरे रहे, मंत्री भी पूरे रहे और पूरे भरे रहे, ठीक। लेकिन जैसे ही 2017 में भारतीय जनता पार्टी को एक क्लियर मैंडेट मिला और एक प्रचंड मैंडेट मिला जनता का, उसके बाद देखने में आया कि भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार बनाई तो उस समय त्रिवेंद्र रावत के टाइम पे भी 2 पद खाली थे, ठीक है, और ये चर्चाएं चलती रही। और जब मुख्यमंत्री बदले गए तो उसके बाद तीरथ जी आए तो तीरथ जी ने मंत्रिमंडल का कोरम पूरा किया और फिर पुष्कर धामी आए तो उन्होंने भी उस मंत्रिमंडल के कोरम को पूरा किया। लेकिन जब 5वीं विधानसभा की बारी आई और जब पुष्कर सिंह धामी स्वयं मुख्यमंत्री बने, हार के बावजूद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उन्होंने फिर उसी परिपाटी पर चले वो और उस कोरम को उन्होंने पूरा नहीं किया। आज की डेट में भी कमोबेश उत्तराखंड में भी यही स्थिति है, क्योंकि यहाँ मंत्रिमंडल पूरा नहीं है। अब वो कारण इसलिए भी एक दिखाई दे रहा है क्योंकि जब बहुमत नहीं होता था राजनीतिक दलों के पास, तो नेता, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और पार्टी पर विधायकों का दबाव होता था और विधायकों पर जनता का दबाव होता था, ठीक। और यही कारण है कि एक राजनीतिक सामंजस्य बना रहता था चीज़ों को लेकर के। लेकिन जब 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत मिला तो उसके उस समय हमने देखा कि क्या हाल रहा। बहुमत से दुगना मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला, लेकिन कोरम पूरा नहीं हो सका मंत्रिमंडल का। उसके बाद 5वीं विधानसभा में हमने देखा कि जो बहुमत है उससे 11 सीटें ज़्यादा मिली भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इस बार भी कोरम पूरा नहीं हो पाया। तो जब देखा हमने कि भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मैंडेट मिला है, ये कोरम पूरे होने की, कोरम अपूर्ण रहने की जो चीज़ें हैं वो उभर करके सामने आई हैं। इतिहास इस बात का गवाह है। दूसरी बात यह भी है कि अभी जिस प्रकार से गुजरात में जो हुआ है और पहले भी गुजरात में जो हुआ है, उत्तराखंड में पिछले 8 सालों में पुष्कर सिंह धामी चौथे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है, चौथी बार शपथ ली है। तीसरी बार भी उन्होंने ली थी और चौथी बार भी उन्होंने शपथ ली थी। लेकिन मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था है उसमें सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, धन सिंह रावत, ये जो हैं ये पिछले 8 साल से लगातार मंत्री हैं। इनमें धन सिंह रावत पहले राज्य मंत्री थे, बाद में कैबिनेट मंत्री हुए, लेकिन ये लगातार मंत्री हैं और अभी भी मंत्री बने हुए हैं, ठीक है। तो जो बड़ा सवाल है, वो जो बड़ी चिंताएं हैं, वो इन तमाम लोगों के माथे पर उभर करके आने लगी हैं, दिखने लगी हैं चीज़ें जो गुजरात में हुआ उसके बाद से, कि कहीं इस बार कैप्टन के बजाय टीम में बदलाव तो नहीं होगा, क्या टीम में बदलाव की कोई संभावनाएं तो नहीं दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे राजनीतिक परिदृश्य उत्तराखंड में अब उभरने लगे हैं। गरिमा, ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। काफी अहम बातें आपकी ओर से साझा की गई है। नवीन प्रशाली जी एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नवीन जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? जी मुझे मिल रही, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नवीन जी को सुनते फिर आते हैं देवचंद जी आपके पास में। नवीन जी क्या कहना चाहेंगे? सर, अभी कुलदीप जी ने साफ तौर पर कहा कि देखिए लंबे वक्त से चीजें होती रहीं और विपक्ष का भी आरोप बिल्कुल ठीक है कि हर बार सिर्फ चर्चा होती है लेकिन असल में उस पर काम हुआ ही नहीं, क्यों आखिर? देखिए गरिमा जी, विपक्ष तो इस तरह से कह रहा है जैसे कि ये सीटें नवीन जी माफी चाहेंगे, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, माफी चाहेंगे सर। आप प्लीज एक बार केबल चेक कीजिए। उत्तराखंडी जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। देवचंद जी आप बोलिए। गरिमा जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आने वाली सारी जो त्योहार है इसमें क्या उसकी शुभकामनाएं देता हूं और आज का बहुत ही अच्छा विषय के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अब आते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए आपको जो संविधान में जो व्यवस्था बनी है, मंत्रिमंडल विस्तार का मतलब ये है कि भैया जितने भी विकास के कार्य हैं इनको अलग अलग बांट करके इसको समुचित विकास किया जा सके, नहीं तो एक मुख्यमंत्री बनाना काफी था। लेकिन आपको बताते हैं गरिमा जी,
4 महीना निकल चुका है पूरा पूरा, उसके बाद उनको जरूरत नहीं पड़ी कि विकास के कोई कार्य होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उनको मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया। और अब एन टाइम पे जब मात्र 1 साल रह गया, 3 महीने तो आगे की तैयारी में और उसके बाद आचार संहिता में निकल जाएगा, तब मंत्रिमंडल का बात बढ़ाई जा रही है। ये बात अब आ रही है जब ज्वलंत मुद्दे सामने हैं, जनता रुष्ट है, जनता नाराज है और बार बार सड़कों पे उतर रही है। तो इस मुद्दे को दबाने के लिए बीजेपी के कुछ लोग जो अपने मंत्रियों, अपने विधायकों को आगे लाने करके जरा माहौल को शांत करने के चक्कर में ये सुगुपा अभी मुख्यमंत्री जी ने फेंका है, अन्यथा इसमें फिर चर्चा होगी और कोई नहीं बनेगा। दूसरा, मैं ये मान सकता हूं कि इनके पास कोई ऐसे पढ़ा लिखा आदमी नजर नहीं आ रहा है जिनको ये 5 मंत्रालय दिए जा सकें। ये विधायक, इनके पास में कोई कामयाब विधायक ऐसे नजर नहीं आ रहे, तभी ये उनके रखे हैं। आपको लगा 3 सालों में वन अग्नि से लेकर के, उसके बाद जो आपदाओं से लेकर के कई जो रहे पर मंत्री कहीं नहीं दिखाई दिए। तो मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सारे मुद्दे अभी भी अपने पास रखने चाहिए। जनता पे एक्स्ट्रा लोड डालकर मंत्रियों को ये जो बतियां बांट करके और उनके जो तमाम दुनिया भर का लालसा लश्कर बनाकर जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 3 साल हम बिना मंत्रियों के रह सकते हैं तो अभी भी 1 साल हम बिना मंत्री के रह सकते हैं। और अगर उनको यही दिखाना है कि हमारे आदमियों को ये लूट खसोट का बांट बंटोरा हो जाए तो अब करना है, तो ये बिल्कुल गलत है। अब ये देखें कि इन्होंने आज तक जब भी मंत्री जो बना है, क्या जो सैनिक कल्याण मंत्री ने कोई ऐसे काम सैनिकों को जब जब जाकर किया है? नहीं किया है। क्या उसके बाद जो वन मंत्री हैं उन्होंने अभी तक जो पिछले नुकसान हुआ है या बरसात में जो नुकसान है उस जंगलों के ऊपर कोई कार्रवाई किया? नहीं किया है। सतपाल महाराज ने टूरिज्म में कोई काम किया? नहीं किया। हाँ, उन्होंने ये काम जरूर बोला है कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत खूबसूरत है, नौजवान है, बहुत अच्छे हैं, मतलब चमचक्री की हद कर दी है। तो कहने का मतलब यह है जब ऐसे मंत्री बनाना है तो फायदा क्या है? अब विकास का कार्य इनको दिखता नहीं, जनता का विकास से मतलब नहीं है। इनको अभी अपना पोर्टफोलियो करके बीजेपी को खुश करना है, हो न हो वहां की जनता अगली बार इनको वोट न दे, इसके लिए ये मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे हैं, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे तो ये सजेशन रहेगा कि अब जहां इतना समय निकल गया है, अब ये कोई मंत्रिमंडल विस्तार न करें और जैसे चल रहा है इसको चलने दें और आगे 2027 में फिर जो देखेंगे फिर क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी तैयारी करें। ठीक है, चलिए लौटेंगे आपके पास में। थपलियाल साहब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनके साथ अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए, पीछे थपलियाल साहब का रुख करेंगे, वरिष्ठ यूएसएसएम की ओर से। बहुत स्वागत थपलियाल साहब आपका। थपलियाल साहब, ये शिगुफा बार बार क्यों छोड़ा जाता है? हमने पहले भी इस मुद्दे पर चर्चा की है, तो यही बात निकलकर सामने आई थी कि ये खुद अपनी पार्टी के लोगों को एक सांत्वना देकर रखते हैं और किसी न किसी चुनाव से पहले एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा को छेड़ देते हैं, ताकि स्थितियां जो है वो सामान्य रहें, लोग काबू में रहें और कोई भी समीकरण बिगड़ने ना पाए। ये जनता के साथ जरूर चला हुआ है, क्योंकि अगर पद खाली रहेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, जिम्मेदारियां नहीं सौंपी जाएंगी, तो उनके काम जरूर प्रभावित होंगे। देखो, जब हम पहले से जब देखते हैं तो सरकारों का जो स्वरूप होता था वो भगवान की तरह होता था और जनता उन पे आंख मीचकर विश्वास करती थी सरकारों पे कि हमारी सरकार है, जो कुछ भी करेगी नियमानुसार करेगी, संविधान के मुताबिक करेगी और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए करेगी। लेकिन धीरे धीरे इस राज्य का दुर्भाग्य है कि राज्य बनने के बाद आज 25 सालों के बाद हमें ऐसा नेतृत्व दिया गया कि हम तमाम जो उत्तराखंड की जनता है वो अपने बाल नोच रही है कि हमने आखिर ये राज्य लिया क्यों। क्योंकि जो सपने इस राज्य के लड़ाई के दौरान जनता ने देखे थे वे 25 साल में चकनाचूर होते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरह से आज मुख्यमंत्रियों का बिहेवियर हो रहा है वो पूरी तौर से अविश्वसनीय है और जनता के साथ वे मजाक करते हुए दिख रहे हैं। और हमने तो वर्तमान मुख्यमंत्री तो
सबसे प्यारा है जो उत्तराखंड में हमारी केंद्र के जो लोग जो यहाँ की सत्ता को नियंत्रित करते हैं, यहाँ की जो सरकार है वो जनता के नियंत्रण में नहीं है, वो पूरी तौर से दिल्ली के नियंत्रण में है। अब दिल्ली के जो मठाधीश हैं, जब चाहे जिसको मुख्यमंत्री बनाए, जिसको मंत्री बनाए, हम लोग तो केवल देखने के लिए विवश हैं। अब यहाँ पे कई बार हम सुन चुके हैं, अब की बार विस्तार, अब की बार विस्तार, लेकिन जो हैं भी वे भी ऐसे लग रहे हैं कि मानो है ही नहीं। आपने देखा होगा कि जहां इतनी बड़ी बड़ी सवाल इस राज्य में खड़े हो रहे हैं, बेरोजगार लोग सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, नकल माफिया पूरी तौर से अपनी ताकत के माध्यम से पूरे आज दिन तक युवाओं को न्याय संगत भर्ती सरकारें नहीं दिला पा रही है, और उसके ऊपर जब आंदोलन हो रहा है तो सरकार आती है उन आंदोलनकारियों के पास घुटने टेक कर, और उसके बाद फिर कहने लगती है कि ये तो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये तो नक्सल, अरवन नक्सल, क्या क्या बातें हमारा मुख्यमंत्री करता है। तो अब ये विस्तार करे ना विस्तार करे, जनता को कोई मतलब नहीं है। हम बहुत निराश हैं। पूरी तौर से जो शिक्षा, स्वास्थ्य, जितना भी, इवन आज राजस्व विभाग भी हमारा मानव की मुंह के बल गिर चुका है। पूरी तौर से जमीनें बेची जा रही हैं। आप जॉर्ज एवरेस्ट किस तरह से बेचा गया, बैरागी कैंप किस तरह से बेचा गया, और किस तरह से भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है, और हम लोग मुंह खोकर देखने के लिए विवश हैं। और अगर हम आंदोलन करते हैं तो मुख्यमंत्री को हम अर्बन नक्सल दिखाई देते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य है और ये बहुत गंभीर भी है, क्योंकि देवतुल्य जनता सीमांत राज्य में इस तरह का नेतृत्व अगर भारतीय जनता पार्टी देगी, और वो व्यक्ति देगा जिस मोदी जी पे हम लोग आंख मीच कर इस राज्य के लोगों ने विश्वास किया है, वो मोदी जी आज उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि इस राज्य में क्या हो रहा है, या इसका मतलब वो करवा रहे हैं। कभी कभी मैं लोगों को ये लगता है कि वो करवा रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी लाओ, यहाँ को लूट कर यहाँ लाओ। और जिस तरह से यहाँ पे पूरी हम देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जिस तरह सरकार है ही नहीं, तो ये बहुत बड़ी क्राइसिस हो गई है। मैं तो सिस्टम फेल्यूर मान रहा हूं। मेरे को कहीं आशा नहीं लगती कि कोई अभी नए मंत्री आएंगे और वो कुछ कर पाएंगे। अभी जिस तरह से हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता ने कहा कि देखिए कि जो भी नेतृत्व है हमारे पास वो योग्य है ही नहीं। कहने के लिए उत्तराखंड एक बुद्धिजीवियों का प्रदेश है, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये प्रदेश में मानो कि इनको बुद्धिजीवी मिल ही रहे हैं। ये बड़ी भारी चिंता है। चलिए बिल्कुल ठीक बात। देखिए, आपने एक बात ये कही कि अब हमको फर्क नहीं पड़ता कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा भी कि नहीं। ये अपने आप में एक बड़े शर्म की बात है कि जनता, मैं आपको जनता में ही काउंट कर रही हूँ, जनता या विपक्षी दलों के लोग अगर इस हद तक परेशान होकर ये सोचने लगे हैं तो ये सत्ता पक्ष के लिए शर्म की बात है और सोचना चाहिए। ठीक है, भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ में है नवीन प्रसारी जी, एक बार फिर से जुड़े। नवीन जी, क्या कहना चाहेंगे सर? बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी पहले। फिर नहीं आवाज, माफी चाहेंगे नवीन जी, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, नहीं आ रही आपकी आवाज़। चलिए लौटने का प्रयास करते हैं। कुलदीप जी का फिर से रुक कर लेते हैं। प्लीज़ नवीन जी की आवाज़ ठीक करवा लीजिए। कुलदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? आम जनता इस हद तक परेशान हो गई कि अब तो फर्क भी नहीं पड़ता कि आप वाकई मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे या नहीं। और ये बिल्कुल ठीक बात है। एक चीज़ कहते हैं ना कि अगर समय रहते चीज़ ना हो तो फिर लोग इंतज़ार करना छोड़ देते हैं। देखिए गरिमा जी, मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ उत्तराखंड में कि क्या वाकई में जनता परेशान हो रही है। क्योंकि अगर जनता परेशान हो रही होती तो 47 सीटें कैसे आ गई? नहीं, वो उस बात से मैं आपकी सहमत हूँ। भाजपा, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा, ये रही है। ठीक, तो कहीं ना कहीं चीज। अच्छा, दूसरा यह भी है कि उत्तराखंड में जनता के पास भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई राजनीतिक विकल्प नहीं है। तीसरा, उत्तराखंड क्रांति दल जिस तरीके से उभरा था और जो चीजें हुई थी, जो ऊर्जा उसने आंदोलन के समय इकट्ठी की थी,
वो उस ऊर्जा को संभालने में सक्षम नहीं हो पाए, असमर्थ दिखे। और आज यही कारण है कि पहली विधानसभा में जहां 5 से 7 सीटें लाने वाली यूकेडी, आज यूकेडी का एक भी नुमाइंदा विधानसभा के भीतर नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि उत्तराखंड में पहले उसमें जितना भी अभी तक जो मतदान हुआ, जो चाहे 57 सीटें रही हो या 47 सीटें जो भी रही हो, ये सिर्फ एक ही चेहरे पर आई हैं, वो है नरेंद्र मोदी का चेहरा और वो है कमल के निशान पर मतदान। ठीक, तो जो चीज़ें हुई और जिस प्रकार से चीज़ें आज राजनीतिक स्थितियां बदली हैं, अभी मैं आपको एक बात बताऊं, अभी रुद्रप्रयाग के विधायक और ग्रामीणों के बीच में, जो स्थानीय उनके विधानसभा के क्षेत्र के लोग हैं, उनके बीच में महिलाओं के साथ उनकी झड़प हो गई। तो उन्होंने कहा कि जनता ने कहा कि हमने आपको वोट दिया है, हम आपसे क्यों, आपसे ना कहें तो किससे कहें। तो स्थानीय विधायक का कहना था कि अचार डालो अपने वोट का। ठीक, अगर विधायक जनता से इस तरीके से मतलब ये बात कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि विधायक का फ्रस्ट्रेशन किस लेवल का है। और ये एक विधायक का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर विधायकों का फ्रस्ट्रेशन है। क्यों? क्योंकि उनको तो वो तो जनता के प्रति जवाबदेह हैं। उनको कल के दिन 1 साल के बाद फिर हाथ जोड़ करके जनता के बीच में वोट मांगने जाना है। ठीक है, वो किस मुंह से जाएं? क्षेत्र की समस्याएं हैं, विधानसभा अपने उनके जो विधानसभा क्षेत्र है, लोगों की समस्याएं हैं, वो लोग उनके पास आते हैं, वो किसके पास जाएं? ठीक, तो ना तो सरकार में उनकी सुनवाई हो पा रही है ढंग से, ना पार्टी में उनकी सुनवाई हो पा रही है ढंग से, और जनता उनको कोस रही है। ठीक है, और अनुशासन का जो डंडा है मोदी जी का और अमित शाह जी का, उस डंडे से उसके आगे सब बेबस हैं। ठीक, तो ये स्थितियां कमोबेश उत्तराखंड में बन गई हैं। अभी आप देखिए कि आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से चीज़ें हुई हैं उत्तराखंड में, हम कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। मैं वही बातें कह रहा हूं जो धरातल पर दिख रही हैं, जो इतिहास में उत्तराखंड के राजनीतिक परिदृश्य में घटित हुई हैं। 57 सीटें देने के बाद जो स्थितियां आई मंत्रिमंडल की, कि आपने मैंडेट तो पूरा दिया, लेकिन पार्टी ने आपको मंत्रिमंडल पूरा नहीं दिया। ठीक है, दूसरी बार भी आपने मैंडेट पूरा दिया, लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल अधूरा रहा। ठीक, लोकतांत्रिक व्यवस्था में मंत्रिमंडल का पूरा होना तो ये एक जरूरी है, लेकिन वो नहीं हुआ। ठीक, अब वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आज आपके पास 5 सीटें खाली हैं मंत्री पद के। ठीक है, पिछली बार भी आपने 7 मंत्री पद से 8 मंत्री पद से सरकार चला ली थी और जनता ने उसको स्वीकार किया और 47 सीटें दे दी। ठीक है, इस बार आपके पास 2 मंत्री और कम हैं। ठीक, लेकिन काम चल रहा है, सरकार चल रही है, जनता कहीं विरोध कर नहीं रही है इस बात का। ठीक है, कि भाई मंत्रिमंडल पूरा क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मंत्री हैं भी वो कहाँ हैं? ठीक, आएंगे देवचंद जी। जब जंगलों में आग लगती है तो हमें वन मंत्री नहीं दिखाई देते हैं, हमें मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं। जब चारधाम यात्रा शुरू होती है तो हमें धर्मस्व मंत्री नहीं दिखाई देते हैं, मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं। जब आपदाएं आ जाएं तब भी वही हाल है। आपदा की वजह से सड़कें खराब होती हैं तो हमें आपदा आ जाए तो पीडब्ल्यूडी मंत्री नहीं दिखाई देते हैं, आपदा मंत्री नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री नहीं दिखाई देते हैं। ठीक, अब ऐसे में मुख्यमंत्री को अब चूंकि एक बदली हुई परिदृश्य में एक नई चीज देखने को मिल रही है, क्योंकि आपने देखा होगा गरिमा जी कि राजनीति में एक टर्म है जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, सरकार के पक्ष में विरोध का उत्पन्न होना जनमानस के बीच में। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने इस बड़ी राजनीतिक चतुराई से इस एंटी इनकम्बेंसी, और इतिहास में भी हुआ है कई बार। ठीक है, उत्तराखंड में भी हुआ है, जो 2 मुख्यमंत्री बदले गए अचानक से चौथी विधानसभा में। ठीक, तो क्या पार्टी ये देखती है कि क्या नाराजगी नेतृत्व के प्रति है या नाराजगी मंत्रिमंडल के प्रति है। अगर नेतृत्व के प्रति है तो नेतृत्व को बदल दो, नया चेहरा ले आओ, नाराजगी डाइल्यूट हो जाएगी, जनता की नाराजगी डाइल्यूट हो जाएगी। ठीक है, और मंत्रिमंडल के प्रति है तो जैसा गुजरात में हुआ, मंत्रिमंडल का पूरा फेरबदल कर दिया। ठीक, हालांकि अभी तक उत्तराखंड में जो हुआ वो टीम लीडर को ही हटाया गया। ठीक, और यही कारण है कि इस बार गुजरात में जो घटना घटी है उसके बाद से उत्तराखंड में क्योंकि अभी तो 5 पद की बात हो रही थी, लेकिन अब ये भी सुगबुगाहट उठने लगी है लोगों में कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया जाएगा।
क्योंकि उसका भी एक बड़ा कारण है। बड़ा कारण ये है कि सतपाल महाराज पिछले 8 साल से मंत्री हैं, वो त्रिवेंद्र सरकार में उन्होंने शपथ ली थी तब से मंत्री हैं। सुबोध उनियाल पिछले 8 साल से मंत्री हैं, रेखा आर्य पिछले 8 साल से मंत्री है, ठीक है, धन सिंह रावत पिछले 8 साल से मंत्री हैं, ठीक। तो इन लोगों की क्या परफॉर्मेंस है, क्या इन मंत्रियों की परफॉर्मेंस से पार्टी भारतीय जनता पार्टी क्या चुनाव में जा सकती है, ठीक है। तो वो तमाम सारी चीज़ें हैं, वो तमाम कैलकुलेशंस हैं जिनको देख करके शायद इस समय चीज़ों को लेकर के आगे कुछ नया घटनाक्रम उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, इसकी अब संभावनाएं बनती दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है, उत्तराखंडी जी भी कुछ कह रहे थे, बताइए सर। आज सत्ता पक्ष की राय नहीं मिल पाई, इसको लेकर थोड़ा सा वो है, लेकिन हमें पता है कि हर बार वही चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। जैसे थपलियाल साहब ने कहा था कि हर बार चर्चा होती है, इस बार मंत्रिमंडल विस्तार, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि होती है, विपक्ष की एक राय होती है और सत्ता पक्ष बस अपनी बातें रखकर चला आता है। देवचंद जी बोलिए, आप अनम्यूट करें, पहले आप अनम्यूट करें। तो इत्तेफाक हो गया है, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, ये तो इत्तेफाक है कि बीजेपी के प्रवक्ता का माइक नहीं ऑन हो पा रहा है, लेकिन वो नॉर्मली ये कहते कि हमारा तो जनता में पूर्ण विश्वास है, इसीलिए जनता हम पर विश्वास है, हम जीत रहे हैं। लेकिन वो भूल जाते कि भैया उन्होंने जो बंदी बना करके जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बांध करके तो घुमाने ले जा रहे थे, उस चीज को भूल गए, हो अपने अपराधों को भूल गए। अब मैं ये समझ रहा हूं यहाँ पर कि जो मंत्रिमंडल विस्तार इन 3 सालों में नहीं हुआ, इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार बीजेपी बार बार जो मांग करती जनता, जो अपने मांगों को लेकर सरकार के पास प्रदर्शन करती है, उनको या तो अर्बन नक्सलवादी कहा जाता है, या उग्रवादी कहा जाता है, या अलगाववादी कहा जाता है, या उनको भ्रष्ट वो क्या नाम बोलते हैं, छड़क छाप कहा जाता है। तो ये जो विधायक और विधायक के पीछे जो जनता, क्षेत्रीय जनता है, जब वो भी मांग करती है कि हमारे विधायक को आप मंत्रिमंडल दो, हमारे विधायक को मंत्रिमंडल दो, तो भी एक मांग है। और जब मांग है तो ये भी तो हमारे भाई है ना, ये भी तो उसी कैटेगरी में आते हैं जो हमारे लिए बोले जाते हैं, इनके लिए भी तो होंगे। तो ये भी एक कारण रहा है कि जिसकी वजह से कसमकस की वजह से इनसे जो मंत्रिमंडल नहीं बांटे गए हैं, ये एक भी बड़ा कारण हो सकता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अब जब जो राणा जी ने बिल्कुल स्पेसिफिक कर ही दिया, बता दिया कि भाई जब हर जगह मुख्यमंत्री दिखाई दे रहा है, जब मुख्यमंत्री कर ही रहा, बाकी मंत्री नगण्य हैं, तो क्यों हमारे जो राजस्व पर, जो प्रदेश के राजस्व पर, प्रदेश के जो उस पर क्यों आप इसको मंत्रिमंडल को बढ़ाकर उनका जो वो हमारा खर्चा या हमारा वो राजस्व पर कब्जा करने की कोशिश करें या उसको बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हमारी जनता को भी ये अभी एक तरफ से क्या बोल सकते हैं, उसको पहाड़ी में वो दिखा रहे हैं कि तुम लोग बेवकूफ हो, जो हम बार बार गलती कर रहे हैं तुम हमको जिता रहे हो, वो बार बार यही बात तो बोलते हैं। तो शायद मुझे लग रहा है कि अब ये 2027 में, मैं राजनीतिक तौर पर नहीं बोल रहा हूं, कि 2027 में जनता ने जरूर अपना मन बना लिया होगा कि इस प्रकार से जो राष्ट्रीय दल है, जो बार बार मुख्यमंत्री दिल्ली से लेके आते हैं, उनको न करके यहाँ पर हमारी अपनी इच्छा का, हमारी अपनी पार्टी का, हमारा अपना एक लोकल का मुख्यमंत्री होगा। और शायद जो 2002 में जो राज्य बनते ही पहले 2002 और 2002 के बीच में जो प्रो टाइम मुख्यमंत्री आया था, उसने जो न्यूज डाली वो खत्म हो जाएगी। तो इसका जरूर परिणाम 2027 में दिखाई देगा। चलिए अब 27 से, क्योंकि 27 का ही अभी हाल ही में चुनाव है, और देखिए बीजेपी की बात करें, हमने अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा की थी कि वो चुनावी मोड में रहते हैं, एक्शन मोड में रहते हैं। तो क्या थपलियाल साहब, आपसे सवाल है कि क्या उस चुनावी मोड के तहत ही कोई एक्शन हो जाएगा, क्या उसको ही ध्यान में रख के मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा? हालांकि अभी 27 के लिहाज से देखें तो इतना कम वक्त भी शेष नहीं है, तैयारियां हो रही हैं, लेकिन क्या मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई जोर दिया जा रहा है या यूं ही चर्चा छिड़ गई है? देखो, मेरा मानना है कि पूरे उत्तराखंड की जनता को वर्तमान राजनीति ने बंधक बना लिया है। हम बंधक बन चुके हैं, हम असहाय हैं। हम इस सरकार को हराएंगे भी तो ये अपने को जितवाने की क्षमता रखते हैं। इन्होंने राजनीति को इस तरह से मैन्यूअर कर लिया है कि हजारों करोड़ रुपए ये खाली विपक्ष को बदनाम करने में खर्च कर रहे हैं। आज की तारीख में अगर आप जनता को जाएंगे, हम जनता को पूछने, वो बोलते हैं कोई विकल्प ही नहीं है जी, हमें दिखाई दे रहा। ये बड़ी चिंता का विषय है और ये इनकी सफलता है। इनकी सफलता बहुत बड़ी है कि इन्होंने हमें नगण्य कर दिया है। जब एक पत्रकार एक बड़ी भारी इनके मुख्यमंत्री का वो कुकृत्य, जिसमें उसने 1000 करोड़ अपने चेहरे को चमकाने के लिए
किस तरह से बंदरबांट की है और किस तरह से पर्टिकुलर मैगजीन को कितने लाखों रुपए इस बंदे ने दे दिए हैं, तो हम तो इससे हमारा विमुख हो चुके हैं। हम इसको मुख्यमंत्री मानते ही नहीं है। हम मोदी जी से, उत्तराखंड के जितने हम लोग हैं बुद्धिजीवी, वो कहते हैं बदलो, अगर नहीं बदल रहे हो तो हम ये मानेंगे कि तुमने लूटने के लिए इसको यहाँ पे रखा हुआ है। इस तरह का बिहेवियर खुलेआम अगर एक, और उस पत्रकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उसको वांगचुक से कनेक्ट कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है, जो पत्रकार को हम अपना संजय मानने लग गए थे, जो बड़ी बड़ी घटनाओं का उजागर करके इसके चेहरे से मुखट्टा हटा रहा था, उसको ये किस तरह से घेराबंदी कर रहे हैं, वो चिंतनीय विषय है। जनता बहुत कमजोर बनती जा रही है और ये लोग जिस तरह से एक माफिया गठबंधन के माध्यम से पूरे राज्य के संसाधनों को लूटा जा रहा है, मानो कि यहाँ हम इस उत्तराखंड में कोई व्यक्ति रहा ही नहीं कि जो एक रोपवे चला सके। इसके चलाने के लिए भी अडानी जी आएंगे। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जॉर्ज एवरेस्ट में एडवेंचर चला सके। हम लोग तो बिल्कुल ऐसा बन चुके हैं कि हमने किन गद्दारों के लिए ये राज्य लिया, क्यों हमने 42 शहादतों के बाद ये राज्य के लिए लड़ाई लड़ी है। हम अपने को अपराधी मान रहे हैं। ठीक है, नहीं देखिए, अभी कुलदीप जी कह भी रहे थे कि हम बार बार जनता की बात कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष को हम जनता में काउंट करते हैं, लेकिन आम जनता वाकई जान ही नहीं पाती। और बहुत अच्छे उन्होंने उदाहरण भी दे दिए कि किस तरीके से मंत्री तो दिखते ही नहीं है, तो मंत्रियों के होने ना होने से कितना फर्क पड़ रहा है। कुलदीप जी से अभी हम इस पर और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नवीन जी को एक बार फिर से जोड़ने का प्रयास कर लेते हैं। नवीन जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है क्या? देखते हैं, बोलिए नवीन जी। गरिमा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बोलिए सर, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत नाराजगी है, विस्तार की सिर्फ चर्चाएं हैं और कुछ नहीं है। देखिए, विस्तार की संभावना प्रबल है, लेकिन मैं अभी विपक्ष को सुन रहा था और विपक्ष ऐसा रोदन कर रहा है जैसे ये जो मंत्रिमंडल में खाली सीटें हैं इनको मिलने वाली है और इनको सरकार दे। क्या बात है, ये कोई अच्छा रिस्पॉन्स तो बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने पूरी 45 मिनट की डिबेट की विपक्ष ने, और जो रामलीला की तरह यहाँ पर अभी जो अदाएं कर रहे थे, उससे तो यही लगता है। मैंने कहा कि मंत्रिमंडल की संभावना प्रबल संभावना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा शीर्ष नेतृत्व और संगठन व्यापक चर्चा करके कौन मंत्री बनेंगे उन पर निर्णय करेगा। और जो वर्तमान मंत्री हैं, जैसे कि चिंता जताई जा रही है आपके द्वारा, जो पैनल में बैठे प्रबुद्ध लोग हैं, जो बुद्धिजीवी अपने आप को कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, भी होगा और कौन नहीं होगा, कौन होगा, ये फाइनली माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधिकार में है। शीर्ष नेतृत्व और संगठन उसका तय करेगा और वो होगा। और विपक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सीटें विपक्ष को मिलने वाली नहीं है। जहां तक बात है, जिस प्रकार से विपक्ष यहाँ पर अपनी बातें कर रहा है, उससे साफ जाहिर है कि ये निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। सत्ता से बहुत दूर उत्तराखंड की जनता ने। नवीन जी, मैं बड़ी आतुरता से चाह रही थी कि कम से कम डिबेट में आपका मतलब सत्ता पक्ष का पक्ष तो कम से कम रखा ही जाए, लेकिन इतने लंबे इंतजार के बाद कम से कम इस वाले जवाब की बिल्कुल भी मतलब उम्मीद तो नहीं थी। ये बहुत गलत बात है। होती है विपक्ष को जवाब हमारा होगा, बात विपक्ष की नहीं है। क्यों विपक्ष? नवीन जी, आपकी चर्चा ना हो गई, आपके संगठन की बीरबल की खिचड़ी हो गई। अरे सालों लगते हैं चर्चा में, और उसके बाद आप विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि ये वो। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार उन्होंने करना है, शीर्ष नेतृत्व करना है। नहीं तो आप मतलब फिर आप कह दीजिए ना कि हमारी मर्जी हम करेंगे। सवाल है, आप कह दीजिए कि हमारी मर्जी हम जब चाहेंगे तब करेंगे। आप कह दीजिए कि हमें जनता की कोई फिक्र नहीं, मंत्रियों के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुख्यमंत्री जी हैं, सब देख लेंगे। सरकार चल तो रही है कहीं, बस यही तो हम सुनना चाहते थे। देखिए, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम परफॉर्मेंस का हमारा जो सिस्टम है काम कर रहा है। ये पूरा प्रोसीजर ही खत्म कर देना चाहिए ना, मंत्रिमंडल होना ही नहीं चाहिए। जब मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से एकदम सारी चीजों को मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम परफॉर्मेंस वाला आपने जो एजेंडा बताया, अगर इस पर काम हो रहा है तो मंत्रिमंडल क्यों है? इन मंत्रियों को तनख्वाह तो जरूर जाती होगी ना, खत्म कर दीजिए विभागीय व्यवस्था। देखिए गरिमा जी, जितने हैं उनको सैलरी जा रही है, जो नए आएंगे उनको भी जाएगी। हाँ, तो वही आपने कहा ना कि आप कोई काम डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, कोई काम डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। अगर तो मुझे लगता है इन पदों को खत्म कर देना चाहिए, लोगों की आस खत्म हो जाएगी, उम्मीद खत्म हो जाएगी, जिसमें आपने कई सारे लोगों को बांध कर रखा है।
हर बार सिर्फ चर्चा छेड़ देंगे और उसके बाद सवाल के जवाब में ये कहेंगे कि विपक्ष को सीटें नहीं मिलने वाली। अरे विपक्ष जानता है कि उसको सीटें नहीं मिलेंगी। पक्ष के तो नहीं है ना ये मंत्रिमंडल, ये हमारी सरकार के, हमारी सरकार जब विचार करेगी। ये मंत्री बनकर क्या करेंगे? ये जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जब इनको पद मिल जाएंगे, इनको विभाग मिल जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? ये क्या ये सिर्फ पार्टी स्तर का काम करेंगे या प्रदेश की जनता के लिए काम करेंगे? और प्रदेश की जनता के लिए काम करेंगे तो प्रदेश के विपक्ष को चिंता क्यों नहीं होनी चाहिए? सब चीजें आपके हिसाब से सोची जाएंगी। ये हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है। पार्टी का काम हमारे कार्यकर्ता करते हैं इस प्रदेश के। हाँ, ये आपकी पार्टी का काम नहीं है। आपकी पार्टी के लिए सिर्फ चर्चा का काम है। ये प्रदेश का काम है, आम जनता का काम है। उस लिहाज से आपको सोचना चाहिए। ये मंत्रिमंडल पार्टी आपके संगठन के अंदर का काम नहीं है। ये संगठन में चर्चा जरूर होती है, लेकिन काम तो प्रदेश के हित का होता है ना। बहुत बहुत गलत बात है नवीन जी, माफी चाहेंगे। मंजू जी भी जुड़ गई है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की। मंजू जी कुछ कहना चाहेंगी? काफी देरी से आई आप। मंत्रिमंडल विस्तार पर उनका कहना है कि भाई सीटें विपक्ष को नहीं मिलने वाली, विपक्ष चिंता ना करे। सॉरी, मैं कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम ठीक है नवीन जी, आप रुक जाइए। नवीन जी रुक जाइए, वापस से आएंगे आपके पास। ट्राई कर रही थी, जुड़ नहीं पा रही थी, फाइनली जुड़ गई हूँ। तो जहां तक बात है, मैंने कहा ना कि भाजपा वालों के कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस है। कहते कुछ है और करते कुछ है। अब जब से जो है देखिए हर भाई जी प्लीज शांत रहिए। नवीन जी बीच में मत बोलिए सर, एक एक करके बोलिए। तो पहले आप ही बोल लीजिए। नवीन जी आप शांत रहिए प्लीज। बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिए, पहले आप ही बोलिए। मंजू जी आप बोलिए। नवीन जी आप प्लीज शांत रहेंगे थोड़ी देर। मंजू जी गरिमा जी, मैंने कहा कि इतने विभाग मुख्यमंत्री जी अपने पास लेके बैठे हुए हैं, आखिर में क्या कारण है? इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि मुख्यमंत्री जी आखिर में विभाग क्यों नहीं देते, संभावित मंत्रियों को क्यों नहीं देते हैं? क्यों का इतना बड़ा विभाग है उसको भी अपने पास लेके, और या तो डिक्लेयर कर देना कि मेरे मंत्री नहीं है कि मैं उनको विभाग दिया जाए। लेकिन से बार बार कहना मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, और उसके बाद लास्ट में झुंझुना पकड़ा देते हैं। अरे भाई, ये उम्मीद होती थी दिवाली पर देंगे, दिवाली नहीं, अब बोल देंगे होली पे देंगे, और फिर उसके बाद इलेक्शन आ जाएंगे। और इलेक्शन मेरे संहिता लगने के 2-4 महीने पहले रेवड़ी की तरह विभाग बांट दिए। बात आ गई, आप दोनों की बात आ गई। लेकिन नवीन जी प्लीज, जब आपको बोला जाता है शांत रहने के लिए तो शांत रहा जाता है सर। आपकी अपनी मर्जी नहीं चलती कि कभी भी बोलना है। पहले तो आपने सवाल के जवाब में कुछ भी उल्टा बोला। आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। मंजू जी आप भी शांत रहिए। कुलदीप जी के पास क्लोजिंग रिएक्शन लेते हैं। कुलदीप जी सुना आपने, मुझे मतलब हम बार बार प्रयास कर रहे थे कि नवीन जी का पक्ष आ जाए, कम से कम क्या है इस बार मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो किस सोच के तहत हो रहा है। हमें बड़ी खुशी थी कि प्रदेश में कम से कम हो तो रहा है मंत्रिमंडल विस्तार। नवीन जी कहने भाई विपक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं, सीटें उनको नहीं मिलेंगी। अरे विपक्ष जानता है कि उनको सीटें नहीं मिलेंगी। ऐसा लगता है मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो गया, संगठन के भीतर के पद भरे जा रहे हैं। जो विपक्ष चिंता कर रहा है तो इनको खराब लग रहा है कि भाई हमारे इंटरनल मैटर है, विपक्ष को सोचने की क्या जरूरत है। ये कोई बात होती है सर? और इनकी चर्चा न हुई बीरबल की खिचड़ी, न जाने कब से संगठन विस्तार को लेकर चर्चा कर रहा है। क्यों कर रहा है आखिर? कुलदीप जी उठाना, चाहे वो बेरोजगारी पे हो। मंजू जी मैडम आप शांत रहिए, आप देर से आई प्लीज। मैडम आप कुलदीप जी को सुनते, कोई बीच में नहीं बोलेगा। कुलदीप जी बोलिए। पहले तो देखिए, आज मुझे बड़ा अजीब सा लगा क्योंकि नवीन बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और अच्छे एजुकेटेड हैं, तो वो कभी उस तरह से वो डिबेट में नहीं करते हैं। आज थोड़ा सा उनका टेम्परमेंट थोड़ा सा बदलावा सा लगा जी। और उन्होंने सीधे तो नहीं कहा, लेकिन मुझे भी कटघरे में खड़ा कर दिया। हाँ। अब समस्या क्या होती है ना कि भाजपा में कभी कभी एक दुविधा हो जाती है, क्योंकि जब भाजपा के लोग बुद्धिजीवी कहते हैं तो फिर वो पूरा ध्यान जो है ना वो अर्बन नक्सलाइट वाले उसमें चला जाता है कि यार कहीं हम उस कटघरे में तो नहीं खड़े हो रहे हैं। हाँ। ठीक है। फिर दूसरी तरफ मेरा ध्यान जो है वो त्रिवेंद्र रावत की तरफ चला जाता है, जिसमें त्रिवेंद्र रावत जी ने कहा है कि मैं बार बार कहता हूं कि उत्तराखंडियों को राष्ट्रवाद सिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक। अब मैं भी भाई इस उत्तराखंड का एक सीमांत चमोली जनपद का रहने वाला हूँ, वहीं मेरा जन्म हुआ है, मैंने भी शिशु मंदिर में पढ़ाई की है। ठीक है। अच्छा खैर, दूसरी चीज़ ये है कि अभी नवीन ने ये बात कही कि संभावनाएं हैं मंत्रिमंडल विस्तार की। बिल्कुल हैं। अगर हमारे 5 पद खाली हैं तो संभावनाएं तो बनी हुई हैं और आखिर दम तक रहेंगी। पद जब तक खाली रहेंगे तो संभावनाएं बनी रहेंगी। हाँ। बिल्कुल बनी रहेंगी। लेकिन यही संभावनाएं पिछली बार भी थी, और जब वो संभावनाएं पूरी कब हुई? जब मुख्यमंत्री बदला गया, तीरथ जी आए
तब जाकर के मंत्रिमंडल पूरा कोरम पूरा हुआ, फिर पुष्कर धामी जी आए और उसके बाद पूरा हुआ। लेकिन पुष्कर धामी जी जब मुख्यमंत्री 5वीं विधानसभा मुख्यमंत्री बने तो फिर कोरम उनके टाइम पे भी अधूरा हो गया, ठीक है ना। वहाँ भी 3 पद खाली थे, 2 पद जो है बाद में प्रेमचंद्र अग्रवाल के जाने से खाली हुआ और एक मंत्री श्री चंदन रामदास जी के देहांत से वो पद खाली हो गया, ठीक है। नहीं देखिए तो आज 5 पद खाली पदों की बात अब आप देखिए कि 47 विधायक जी। हाँ, लेकिन बड़ी बात ये, अभी ये जो नवीन जी ने जवाब दिया कि भाई मुख्यमंत्री जी हैं, हम मिनिमम गवर्नमेंट्स में मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये एटीट्यूड कितना ठीक है और इसके बाद कैसे उम्मीद करें कि वाकई विस्तार होगा? देखिए मैं आपको बताऊं गरिमा जी, मैं जब भी टीवी डिबेट में आता हूं और भाजपा के साथी हमारे बैठे होते हैं, प्रवक्ता साथी लोग, तो मैं अक्सर अटल बिहारी वाजपेयी के संसद के उनके भाषणों को, क्योंकि हम भी प्रवक्ता तो है नहीं, राजनीतिक दल के पत्रकार हैं, तो हम भी सीखते हैं, हम भी देखते हैं, हम भी जानकारी लेते हैं। तो मैं आज फिर अटल जी का ही एक कोट करूंगा यहाँ पे कि अटल जी कहते थे कि भाई हम अगर विपक्ष में हैं तो हमें चिंतन होना चाहिए और सत्ता में है तो शालीनता होनी चाहिए। ये अटल जी का बयान है जब वो प्रधानमंत्री मनमर्जी की, फिर यहाँ तो मनमर्जी की बात आ गई कुलदीप जी, और मनमर्जी आपके संगठन के भीतर चल सकती है, लेकिन प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार पर तो कम से कम आपका ये जवाब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माफी चाहेंगे कुलदीप जी, आपको रोकना पड़ रहा है, वक्त की कमी है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाकी सभी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा एक बार फिर से प्रदेश में काफी तेजी के साथ में शुरू हो गई है। विपक्ष है जो कह रहा है कि हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ चर्चाएं हैं और ये शिगुफा दिया गया है ताकि लोग शांत रहें, संतुलित रहें। लेकिन क्या वाकई होगा मंत्रिमंडल विस्तार, देखना बहुत अहम होगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।